बाबू हम ये एनसीएल माइनिंग सदा 2018 का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। जूनियर वॉरमैन 2018 कंप्लीट हो गया सेक्शन ए। इसका ये 43 से चालू किया 70 तक आज हम इस वीडियो में खत्म कर देंगे। मैक्सिमम चीज आपका एनसीएल जूनियर वॉरमैन 2018 का भी कुछ क्वेश्चन इसमें शामिल रहेगा, तो हमको भी इजी है कि हमको समझाना कम पड़े, क्योंकि हम वहां समझा दिए। और इसके बाद आप लोगों को सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान से संबंधित चीजें भेजेंगे, आइसोलेशन स्टाफिंग से संबंधित, और ईसीएल का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करेंगे। जो लास्ट टाइम हुआ लोग बोलता बड़ा डिफिकल्ट है, सबसे इजी तो वही था। अब हम बता रहे हैं उसको कैसे करेंगे एकदम कल परसों तक हम चालू कर देंगे। ठीक, क्वेश्चन लेते हैं। बर्डन इज द डिस्टेंस बिटवीन, आपको ऑप्शन दिया 2 होल्स 2 रोज, फर्स्ट रो ऑफ द ब्लास्ट होल एंड द बेंचेज मतलब प्रीफेस, फर्स्ट एंड लास्ट रो। हम आप लोगों को मेरे चैनल के माध्यम से बॉर्डर और स्पेसिंग का बहुत सा वीडियो भेजा है, जिसमें एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग वाले चैप्टर में जाइएगा तो आपको बॉर्डर और स्पेसिंग दोनों का मिल जाएगा। और एक फील्ड से भेजा था, प्रीपेस, बर्डन, इमल्सन, एक्सप्लोसिव, ऐसा कुछ नाम दे करके फील्ड से भेजा था, वहां पर भी बर्डन को समझाया है। एक शॉर्ट भेजा तो उसमें बर्डन समझाया है। ठीक है, ये देखिए मेरा फ्री फेस है। फ्री फेस किसको बोलते हैं एक्चुअल में? जो जगह से हम ओबी निकाल लिया या कोयला निकाल लिया तो क्या हो गया, खाली जगह हो गया। तो ये बेंचेज हुआ ना जी, इधर का मटेरियल कैसा हो गया, निकल गया, तो ये खाली हो गया। और ये जो है ये लाइन, ये क्या हो गया, बेंचेज हुआ ना, बेंचेज हुआ ये, या जिसको हम फ्री फेस बोल रहे हैं। तो ये फ्री फेस से ये फर्स्ट रो है, मान लो मेरा ये फर्स्ट रो, ये वाला सेकंड रो, और ये थर्ड रो है। ठीक है, तो ये एक रो हुआ, दूसरा रो हुआ, तीसरा रो हुआ। अब ये फ्री फेस से ये फर्स्ट रो, फ्री फेस और फर्स्ट रो के बीच का जो ये डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं बर्डन बी। क्या बोलते हैं, बर्डन। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब भी ब्लास्टिंग करेंगे ये फर्स्ट रो को उड़ा देते हैं। अब आपका प्रीफेस कहां हो गया, यहां के बजाय यहां का माल पुश होके आगे चले गए तो खाली जगह हो गया। अब प्रीफेस अब मेरा कहां बन गया, यहां पर ये जो फर्स्ट रो जहां था, इस फर्स्ट रो के ब्लास्टिंग के बाद प्रीफेस बन गया यहां पर। ठीक है, एफ लिख दिया मतलब प्रीफेस बन गया। तो अब ये प्रीफेस हुआ। अब फर्स्ट रो ऑफ होल जो होगा आपका, जो पहले सेकंड रो था, अब वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो बन जाएगा। तो ये डिस्टेंस आपका क्या कहलाएगा, बर्डन। ये वाला डिस्टेंस भी बर्डन। ठीक है, और सेम रो में 2 होल के बीच का जो ये डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं स्पेसिंग। देखिए ये सेम रो, थर्ड रो, इस थर्ड रो में ये 2 होल के बीच का दूरी क्या कहलाएगा, स्पेसिंग। ये 2 होल के बीच का दूरी क्या कहलाएगा, सेम रो में क्या कहलाएगा, स्पेसिंग। तो हम वहां पे बहुत बढ़िया बताए हैं, उसको जाके देखेगा, यहाँ इतना ही। तो इसमें से क्या होगा, फर्स्ट रो ऑफ द ब्लास्ट होल एंड द बेंचेज, दिस इज द करेक्ट आंसर। परफॉर्मेंस ऑफ ब्लास्टिंग इज कैलकुलेटेड एज, ब्लास्टिंग का परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं, क्या नाम देते हैं उसका, अब आपको ऑप्शन दे देगा। पावर फैक्टर, पाउडर फैक्टर, देखिए पहला नाम क्या बोला मैं, पावर फैक्टर, दूसरा दिया पाउडर फैक्टर, तीसरा दे दिया स्ट्रिपिंग रेशो, और चौथा दे दिया कट ऑफ रेशो। बताइए कौन सा सही होगा। अब हमने तो भैया देखा ही नहीं, और पाउडर फैक्टर के बजाय पहला नाम था पावर फैक्टर, उसी को टिक कर दिया। पावर फैक्टर बिजली से संबंधित चीज है, और बारूद से संबंधित चीज पाउडर फैक्टर है। लेकिन पहले ही नाम मैंने लिख दिया गलती से पावर फैक्टर, गलती से नहीं, जानबूझ के लिख दिया ऑप्शन में पावर फैक्टर, और बच्चा उसको पावर फैक्टर को पाउडर फैक्टर मान के उसी को टिक कर दिया, तो गड़बड़ा नहीं जाएगा। तो परफॉर्मेंस ऑफ ब्लास्टिंग इज कैलकुलेटेड एज पाउडर फैक्टर। ये पाउडर फैक्टर भी 2 तरीके से हम डिनोट करते हैं, इसका भी बहुत बार बताया पाउडर फैक्टर। और हमारे ग्रुप से जुड़े हुए बच्चे लोग को कैसे कैलकुलेट करना है क्या, ये भी हम भेजते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है चैनल में। तो पाउडर फैक्टर, अब पावर फैक्टर किसके लिए होता है, बिजली के लिए होता है। परफॉर्मेंस ऑफ ब्लास्टिंग इज कैलकुलेटेड एज पाउडर फैक्टर। अब ये पाउडर फैक्टर भी 2 तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, एक ओबी के लिए और एक कोल के लिए। ठीक है,
कोल के लिए है तो लिखते हैं टन पर केजी, और ओबी के लिए है तो क्यूबिक मीटर पर केजी। ठीक है, ऐसा इसको एक्सप्रेस करते हैं। ये हुआ। तो पाउडर फैक्टर होता क्या है, 1 किलो एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करने से कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल हमको मिला, वो क्या कहलाता है, पाउडर फैक्टर। अब हमने लिख दिया 2.5 क्यूबिक मीटर पर केजी। क्या लिख दिया मैंने, 2.5 क्यूबिक मीटर पर केजी। इसका मतलब पाउडर फैक्टर है कहीं का, कोई माइन का पाउडर फैक्टर है 2.5 क्यूबिक मीटर पर केजी। मतलब 1 केजी पर केजी, मतलब 1 केजी बारूद को ब्लास्ट करने से 2.5 क्यूबिक मीटर क्या मिल रहा है आपको, वो भी टूटा हुआ मिलता है, ये बता रहे हैं। तो ये किसको बता रहा है, ये ब्लास्टिंग की परफॉर्मेंस को या ब्लास्टिंग की इफिशियंसी को बताने के लिए हम पाउडर फैक्टर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। मान लो एक माइन का इतना है और एक माइन का इतना है 1.7 क्यूबिक मीटर, ये ओबी का है 1.7 क्यूबिक मीटर पर केजी। ठीक है, तो किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, जिसका ज्यादा है, क्योंकि 1 केजी में हमको 2.5 क्यूबिक मीटर माल मिल रहा है, या 1 केजी में 1.7 मतलब 2.25 केजी मोटा मोटी माल मिल रहा है, 2.2 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो जिसका पाउडर फैक्टर ज्यादा आएगा वो बढ़िया परफॉर्मेंस है। प्रोक्सिमिटी वार्निंग इज फिटेड फॉर, डंपर के सेफ्टी फीचर्स का बहुत सारा वीडियो भेज दिया हूं, और 2018 का जूनियर गवर्नमेंट वाला जो पेपर सॉल्व करवा रहे थे उसमें भी हम आपको ढेर सारे इसके सारे ब्रेक से लेके प्रोक्सिमिटी से लेके रियर व्यू कैमरा से लेकर के रियर व्यू मिरर है सारा चीज बताया हुआ है। तो ये प्रोक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस, इसका 4 ऑप्शन दिया, यहाँ आपके क्वेश्चन पेपर में 4 ऑप्शन दिया। इंप्रूविंग इफिशियंसी मतलब इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, इंप्रूविंग लोड फैक्टर, इंप्रूविंग सेफ्टी और इंप्रूविंग कम्युनिकेशन। तो क्या होगा, किसके लिए रहता है प्रोक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस, ये प्रोक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस रहता है फॉर इंप्रूविंग सेफ्टी। और 46 में पूछा एडल्ट का डेफिनेशन, तो अभी हम एक दिन कौन चीज का डेफिनेशन बता दिए, पर्सन इज सेड टू बी एम्प्लॉयड इन अ माइन, उसके बाद में हम इसका डेफिनेशन बता दिए थे एडल्ट का 46 वाला। एडल्ट मीन्स अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन काल का 18 वर्ष पूर्ण कर लिया है उसको एडल्ट बोलते हैं, या हिंदी में वयस्क बोलते हैं। और वयस्क लोगों को ही मतदान देने का अधिकार है। आप लोग सब एडल्ट है क्योंकि सब लोग 18 साल के ऊपर है ना। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उसके पहले आधा मिनट बात करते हैं। एक बच्चा हमको मैसेज किया कि सर सेफ्टी इश्यूज इन ओपन कास्ट माइन कहीं हमको मिल ही नहीं रहा है। ये जो सब आप पढ़ रहे हैं, ये इतना हमारा वीडियोस देख रहे हैं आप, वो सब काहे के ऊपर है, अंडरग्राउंड के सेफ्टी इश्यूज और ओपन कास्ट के सेफ्टी इश्यूज पर भेज रहे हैं। क्या क्या सेफ्टी इश्यूज है, बारूद आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे सेफ्टी को खतरा है कि नहीं, ढेर सारे खतरा है। बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हैं, खतरा है कि नहीं, आप मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे एक्सकावेटिंग के लिए कर रहे हैं चाहे हॉलिंग के लिए कर रहे हैं, वो सारी मशीनरीज भी सेफ्टी इश्यूज में आएगा कि नहीं आएगा। आपके माइन के अगल बगल नदी नाला होगा, उससे इनंडेशन का इश्यू होगा कि नहीं होगा। आपने बर्म प्रोवाइड नहीं किया, सेफ्टी इश्यूज है कि नहीं है। आपको हर रोड प्रॉपर वे में डिजाइन करना है, ग्रेडियंट से लेके करों पे कैसे बनाना है, उसमें साइन बोर्ड से लगाना है, वो सब नहीं आप कर रहे हैं, तो ये क्या सब सेफ्टी इश्यूज नहीं है। तो यही सब में सेफ्टी इश्यूज है बाबू, काहे इतना परेशान हो। इसीलिए हम जो बता रहे हैं उसको पढ़िए, वो सब, उसको भी एक दिन हम क्लास ले लेते, सोचा है 1-1.5 घंटे का सेफ्टी इश्यूज इन ओपन कास्ट माइन करके एक वीडियो ही बना देते हैं। ये सब क्या है, सेफ्टी इश्यूज है। ठीक है, नेक्स्ट लेते 47, ये व्हीकल ट्रांसपोर्टिंग एक्सप्लोसिव शैल नॉट एक्सीड द स्पीड ऑफ, जो गाड़ी बारूद लेकर के चलता है
ऐसा गाड़ी, ऐसा व्हीकल, ट्रांसपोर्टिंग एक्सप्लोसिव वाला व्हीकल का स्पीड किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सेल नॉट एक्सीड 25 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। ये तो भैया फास्ट दौड़ रहा है, बारूद वाला चीज है, कहीं टक्कर वक्कर हो गया तो रोडे में एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो कितना किलोमीटर पर आवर लिमिट करते हैं, 25 किलोमीटर पर आवर। पहले हम लोग जब पढ़ते थे 164 ए करके एक रेगुलेशन हुआ करता था, उसमें था। लेकिन अब जो है 2018 में उसमें निकाल दिया है, क्या बोलते हैं उसको, गजेट नोटिफिकेशन में दे दिया है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क। पहले रेगुलेशन हुआ करता था, रेगुलेशन हटा के उसको गजेट में डाल दिया। ठीक है, तो उसी में लिखा है 25 किलोमीटर पर आवर का स्पीड चाहिए। और उस गाड़ी में थोड़ा सा इसका भी चर्चा कर लिया है, ड्राइवर के अलावा उसका हेल्पर होगा और उसके अलावा कोई भी नहीं रहेगा। उसमें फायर फाइटिंग का बंदोबस्त रहेगा उस गाड़ी में। उस गाड़ी को एक कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा चेक किया जाएगा हर 24 घंटा में एक बार। इलेक्ट्रिकल वायरिंग से लेके, फायर एक्सटिंग्विशर से लेके, मैकेनिकल ब्रेक से लेके हर चीज को चेक करेगा। कहीं वो गाड़ी को, जो बारूद डोलने वाला गाड़ी है, उसको कहीं गैरेज में ले जाके नहीं खड़ा करेंगे, कहीं अनअटेंडेड नहीं खड़ा करेंगे, कोई भीड़ भाड़ वाली जगह में पार्किंग नहीं करेंगे। ठीक है, और वो जो गाड़ी है उसके ऊपर दोनों साइड में आगे और पीछे एक्सप्लोसिव वर्ड लिख दिया जाएगा। आप लोग जो माइनिंग एरिया में बच्चा लोग है, एक्सप्लोसिव वैन के देखेगा अगले बगले या आगे पीछे एक्सप्लोसिव वर्ड लिखा जाता है रेड अक्षर में। उसका हाइट दिया है कि इससे कम हाइट पे से कम हाइट में वो वर्ड एक्सप्लोसिव नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, वो सब उसके प्रोविजन सर, बाकी उसमें कुछ नहीं है। उसमें एक ये भी प्रोविजन है कि वो 25 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड में उसको नहीं चलाया जाएगा बारूद ढोने वाली गाड़ी को। ठीक, विच ऑफ द एक्सटिंग्विशर कैन बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर के लिए यह हम नाम दे दिया और 2-4 को दे देंगे, कोई एक ना सही होगा। कौन सा इस्तेमाल करेंगे, फोम टाइप, वाटर टाइप, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप। भैया ऐसा एक्सटिंग्विशर हम इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिकल फायर के लिए जो आग तो बुझाए, मुझे करंट ना मारे। पानी 100% प्योर वाटर तो बिजली का कंडक्टर नहीं होता है, लेकिन दुनिया में 100% वाटर कहीं मिलता है नहीं, उसमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज होता है। तो उस इंप्योरिटीज के चलते पानी जो होता है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। क्या हो जाता है, वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यदि पानी डालेंगे बिजली के ऊपर तो करंट जो है ना पानी की धारा के साथ मुझे आएगा और मुझे खलास कर देगा। तो पानी का इस्तेमाल हमको नहीं करना है। अब आई बात फोम झाग वाला, इसमें भी वही प्रिंसिपल लागू होता है। जैसे फोम वाला हम मारेंगे, वो फोम के थ्रू क्या होगा, जो आप एक्सटिंग्विशर को मैं पकड़ा हूं उसमें आके करंट घुस जाएगा और मैं पकड़ा हूं मेरे अंदर घुस जाएगा और मैं जमीन पे खड़ा हूं, अर्थ हो गया, सर्किट बन गया, मैं भी खलास। एकरा भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो बचा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर है, दिस इज सुटेबल फॉर एक्सटिंग्विशिंग इलेक्ट्रिकल फायर। नेक्स्ट लेते हैं, ये सब 49, अब क्या ले रहे हैं, ये 48 तक हो गया। व्हाट शुड बी द ग्रेडियंट ऑफ ऑल रोड। ऑल रोड का ग्रेडियंट कितना रहता है, ऑल रोड का हम पूरा एक वीडियो भेजे पार्ट 10, वहां पे बताए थे 1/16। और फिर उसके बाद पूछ रही है कि व्हाट इज द स्टीपेस्ट ग्रेडियंट अलाउड फॉर एनी रोड इन द माइन। माइन में स्टीपेस्ट में तो सबसे ज्यादा स्टीपेस्ट में तो बहुत ज्यादा ढालू, ढालू से ढालू, कितना ढालू आप माइन में अलाउड करते हैं। तो रैम के लिए बताया था, कितना बताया था रैम के लिए, 1/10। तो इसका ये 50 का हो जाएगा 1/10। हाँ, 49 50 हो गया। उसके बाद वर्कमैन इंस्पेक्टर इज डेजिग्नेटेड बाय। वर्कमैन इंस्पेक्टर का तो पूरा 2018 में पूरा वीडियो भेजे थे हम, बहुत लंबा चौड़ा बताए थे। और अभी बीच में और कोई एक दिन चर्चा हुआ था जिसमें एमसीक्यू बाय बेले सर करके कोई एक वीडियो भेजा है शायद हमने, उसमें भी चर्चा किया था मोटा मोटी। तो वर्कमैन इंस्पेक्टर को कौन डेजिग्नेट करता है, क्या लिखा है, ओनर एजेंट आर मैनेजर। हम ओनर एजेंट आर मैनेजर
ओनर एजेंट एंड मैनेजर, ये दोनों फ्रेज का मीनिंग भी वहां बताए थे। ओनर एजेंट और मैनेजर लिखा, मतलब सारा का सारा जिम्मेदारी किसका हो गया, सिर्फ और सिर्फ मैनेजर का। लेकिन जहां ओनर एजेंट एंड मैनेजर लिखा, वहां तीनों का जिम्मेदारी इक्वली रहेगा, बराबर रहेगा। तो जो आपका वर्कमैन इंस्पेक्टर का डेजिग्नेट किया जाना है, नॉमिनेट किया जाना है रूल 29Q के अनुसार, तो वहां लिखा है वेयर इन 500 or more persons are ordinarily employed in a mine, owner, agent or manager shall designate 3 qualified persons to carry out the inspection of the mine on behalf of the worker, 1 per mining, 1 per electrical, 1 per मैकेनिकल। ऐसा बोले थे ना कि ऐसी हर माइन में जिसमें 500 या उससे अधिक आदमी ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है, वहां पर ओनर, एजेंट या मैनेजर 3 क्वालिफाइड पर्संस को WI या एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट अपॉइंट करेगा, जो कि वर्कर के तरफ से माइन का इंस्पेक्शन करेंगे। बोला था ना बाबू। तो ये बताओ, मेरे माइन का ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड पर्सन है 180। सब लोग कमेंट करके बताना, हम बहुत दिन से सोच रहे थे मेरे माइन का, जहां पर हम मैनेजर है, ठीक है, वहां पर 180% से ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है। तो क्या मुझे WI रखना है या नहीं रखना है? रखना है तो किस रूल रेगुलेशन या किस सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के तहत रखना है? रखना है, ये भी बता दिया। तो अब ढूंढना, थोड़ा सा पीछे जाना सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस में, 9 सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में जाके ढूंढना, जरा आंसर भी बता दिया। 9 सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में जाके ढूंढना और फिर कमेंट करना। लेकिन कमेंट करना कि मेरे माइंड में 180 ही पर्सन है, क्या मैं WI रखूंगा या नहीं रखूंगा। यदि लोग बोलेंगे यस, तो लिखना है कि एज पर प्लाना प्लाना, एज पर द 9 सेफ्टी कॉन्फ्रेंस। उस 9 सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में क्या लिखा है वो भी लिख देना, ठीक है। जानकारी के लिए बता दे रहा हूं, आप ढूंढिएगा ना आप तो, और नहीं ढूंढ पाइएगा तो हमको पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में लिखिएगा या पर्सनल व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अच्छा, तो वर्कमैन इंस्पेक्टर को डेजिग्नेट कौन करेगा? यहां दिया ओनर ऑब्लिक एजेंट, DGMS, फोरमैन, माइन मैनेजर। कौन करेगा? माइन मैनेजर। ओनर, एजेंट और मैनेजर में यदि RR जब लगाए तो सिर्फ और सिर्फ सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके माथे आता है? माइन मैनेजर के ऊपर, ठीक। DGMS कम्स अंडर, कौन मिनिस्ट्री के अंतर्गत DGMS साहब आते हैं? मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। खान सुरक्षा महानिदेशालय, और खान सुरक्षा महानिदेशालय में के हेड जो होंगे वो खान सुरक्षा महानिदेशक होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी का हेड क्या करेगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। तो ये DGMS जो है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री या लेबर मिनिस्ट्री। हम लोग के टाइम पे एक्चुअली लेबर मिनिस्ट्री लिखता था, आज के डेट में लिखता लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। आप लोग का वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिए होंगे, देखिएगा ऊपर में क्या लिखा है, वही ना चीज है जी। अच्छा, 10 जनरेशन में भी रिड्यूस्ड बाय ड्रिलिंग विद, ये वो 2018 के जूनियर वॉरमैन में बताए थे कि डस्ट को कम करना है तो क्या करेंगे? शार्प बिट का इस्तेमाल करेंगे, ये सब बता दिया है। सॉइल इज फाउंड, सॉइल किसको बोलते हैं? मिट्टी। मिट्टी कहाँ मिलता है? सबसे टॉप में मिलता है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह में क्या मिलता है? मिट्टी। तो वही नहीं, इसका आंसर हो जाएगा टॉप ऑफ द कवर। 54, सॉइल इज फाउंड, सॉइल मतलब मिट्टी, मृदा जिसको बोलते हैं, वो कहाँ मिलता है? अब आपको 4 ऑप्शन दे दिया, उसी में गाग बकाने लगते लोग। बिलो सीम मतलब सीम के नीचे, सीम के नीचे क्या मिलेगा? पत्थर ना मिलेगा, तो सॉइल थोड़ी मिलेगा। सॉइल क्या मिलता है? पृथ्वी के ऊपरी सतह में। अब वो कोल सीम, अरे कोल सीम के ऊपर भी मिट्टी थोड़ी मिलेगा, कोल सीम के ऊपर मिलेगा पत्थर। टॉप ऑफ द कवर, ये क्या है? टॉप ऑफ द कवर, सबसे पृथ्वी के ऊपरी भाग में मिलता है सॉइल। अब इसमें भी गलत करेगा तो गड़बड़ बात है। फिर पूछा एवीए इज यूज्ड, एवीए का जो माइंस में
जो ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स है या जो आगे जिसको रिवर्स लेने की जरूरत है, वो सारे व्हीकल्स में हमको एबीए लगाना है। कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड है कि राजमहल का जो माइन डिजास्टर था वो किस कारण से होता, स्टार्टअप फेलियर, ये बता दिया था। गॉरलैंड ड्रेन का हम 2018 एनसीएल जूनियर गवर्नमेंट में बताया कि गॉरलैंड का मतलब होता माला, तो वो कोई भी माइन के चारों तरफ आप या ओपन कास्ट माइन है उसके चारों तरफ गोले गोल एक ड्रेन बना देते हैं, वाटर ड्रेनेज, उसको बोलते हैं गॉरलैंड ड्रेन। ठीक है। और डस्ट से बचने के लिए हम डस्ट मास्क का इस्तेमाल करते हैं। नॉइज से बचने के लिए हम एयर मफ्स या एयर प्लग्स का इस्तेमाल करते हैं, ये भी इसमें हो गया। और माइनिंग सरदार के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन डीजीएमएस एग्जाम में बैठने के लिए कितना चाहिए, इंटरमीडिएट या 12th, जिसको बोलते हैं हायर सेकेंडरी। कहीं पर उसको हायर सेकेंडरी बोलते हैं, कहीं 12th बोलते हैं, कहीं इंटरमीडिएट बोलते हैं। ठीक है। 10+2 चाहिए, 10+2 चाहिए माइनिंग सरदार बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन। ठीक है। और माइनिंग सरदार के लिए हाइट, माइनिंग सरदार के लिए कोई हाइट फिक्स नहीं है। हाँ, आपको आंख से ठीक दिखना चाहिए, कान से ठीक सुनाई आना चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना चाहिए। ठीक है। हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये सब दिया है स्टैंडर्ड। लेकिन हाइट का कुछ दिया है, यहाँ पे दे दिया था आपको कि 5 फीट 4 फीट क्या, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। माइनिंग स्टिक इज यूज्ड फॉर, जो वुडन रॉड रहता है अंडरग्राउंड में देखे होंगे आप लोग, वो काय के लिए रहता है, रूफ को टेस्टिंग करने के लिए रहता है। ठीक है। टेस्टिंग आ रूफ एंड साइट, सही आंसर क्या होगा, माइनिंग स्टिक का क्या इस्तेमाल है, टेस्टिंग ऑफ रूफ एंड साइट। नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 80/120। कितना होता है, 80/120। ठीक है। लेकिन आपके ऑप्शन में दिया है 50/90, 70/110, क्या क्या दिया है, ये एक्चुअल है, इतना नॉर्मल रहना चाहिए मोटा मोटी। लेकिन आपको ऑप्शन दिया 50/90, एक दिया है 70/110 और एक दिया है 100/140। ठीक है। ये 3 ऑप्शन दिए हैं, 50/90, 70/110, 100/140। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना रहता है एक एडल्ट का, 80/120। तो इनमें तीनों में सही क्या होगा, ये 70/110, क्योंकि ये इसके इर्द गिर्द है, क्योंकि ये भी एग्जैक्ट नहीं रहता है, इसके इर्द गिर्द 70 तक चल सकता है, इधर मिनिमम वाला 110 तक चल सकता है। तो क्या हो जाएगा 80/120, ये इसको आपको दिमाग में रखना है। लेकिन यहां इन 3 ऑप्शन में से सही कौन सा होगा, 70/110। एक हीट स्ट्रोक होता है, एक कोल्ड बर्न होता है। क्वेश्चन नंबर आपको हीट स्ट्रोक है 63, क्या क्वेश्चन नंबर 63 हीट स्ट्रोक। और एक हम उसके साथ साथ कोल्ड बर्न बता देते हैं, कोल्ड बर्न, और एक होता है हीट स्ट्रोक। गर्मी के चलते हीट स्ट्रोक होता है, ठंडा के चलते कोल्ड बर्न होता है। ठीक है। आप नाइट्रोजन गैस का नाम सुने हैं, नाइट्रोजन गैस, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं कभी कभी फायर बुझाने के लिए, उसका एक बहुत दुर्गुण है कि वो कोल्ड बर्न पैदा कर सकता है। ठीक है। बहुत ज्यादा शीत पैदा कर देता है। तो एक कोल्ड बर्न होता है, एक हीट स्ट्रोक होता है, ये गर्मी के चलते होता है। सुनील दत्त साहब यूपी में प्रचार करने गए थे, हीट स्ट्रोक होने से उनका डेथ हो गया था। ठीक है। तो हीट स्ट्रोक इज ड्यू टू, अब यहां बोल रहा है स्विमिंग इन रिवर, मतलब नदी में तैरने से हीट स्ट्रोक होगा, ड्यू टू एक्सट्रीमली हॉट वेदर, या बहुत ज्यादा गर्म मौसम है उसके चलते होगा। किसके चलते होगा, ड्यू टू एक्सट्रीमली हॉट वेदर। और एक कोल्ड बर्न क्या के चलते होगा, ठंडी के चलते होगा। हम आपको समझ आ गया हीट स्ट्रोक क्या हुआ, गर्मी के चलते, एक्सट्रीमली हॉट वेदर है तो हीट स्ट्रोक होगा। और ठंड के चलते कोई आदमी मर जाएगा तो उसको बोलते हैं कोल्ड बर्न। ठीक है। अब आता है एक और क्वेश्चन पूछा आपको, रिटायरमेंट एज अ वर्कमैन, रिटायरमेंट एज अ वर्कमैन है 60 इयर्स, और आपके जो स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट होल्डर्स है उनका भी रिटायरमेंट एज 60 ही साल है। लेकिन
जो स्टेचुटरी सर्टिफिकेट होल्डर है, मैनेजर, ओवरमैन, माइनिंग, ये लोग, वाइंडिंग इंजन ड्राइवर, ये लोग को 10 साल और छूट दिया है। इनकी वैलिडिटी जो है 10 साल बढ़ा दिया, तो ये कब तक नौकरी कर सकते हैं? 70 साल तक। ठीक है, वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट है वो। ठीक है, रिटायरमेंट एज का से कोई मतलब नहीं उसका। वो क्या है? वैलिडिटी ऑफ स्टेचुटरी सर्टिफिकेट 70 इयर्स कर दिया है। पहले 60 था, उसको अभी 62 70 कर दिया। ठीक, एक और दिया है क्वेश्चन। हाँ, एक माइन में कितने मैनेजर्स की नियुक्ति होगी? कितने मैनेजर की नियुक्ति होगी? यदि माइन मैनेजर बोले तो एक ही रहेगा और असिस्टेंट मैनेजर का हिसाब रहता है। ठीक है, तो माइन मैनेजर है तो एक। ठीक है, हाँ, हु इज नॉट ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन अ माइन। कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं बोल रहा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। हु इज नॉट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नॉट ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं बाबू, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अथॉरिटी अधिकारी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन ए माइन, मतलब माइन के संदर्भ में आपको नाम दे रहा है कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं होगा? मैनेजर, एजेंट, ओनर और सर्कल ऑफिसर, सीओ। तो ओनर, एजेंट और मैनेजर, यही तो माइन मैनेजमेंट है। ओनर, एजेंट और मैनेजर, इन तीनों को मिला के क्या बनता है? मैनेजमेंट जो बोलते हैं, यही तीन है। ठीक है, तो ये तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है माइन के लिए। सीओ जो होता है, सर्किल ऑफिसर, ये स्टेट गवर्नमेंट का अधिकारी है। ये माइन का के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, मतलब आंसर ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। बर्म, बर्म का पूछा है, कहां पूछा है? हाइट ऑफ बर्म इज, कई बार हम आप लोग को ऐसा फिगर बना के भेजे होंगे, ऐसा, फिर ऐसा, कहीं ऐसा कुछ फिगर बनाए होंगे कि ये बर्म का जो ये वाला ना हाइट हुआ जी, ये वाला ना हाइट हुआ, ये वाला ना हाइट हुआ, ये हाइट जो रहेगा, दिस इज द हाइट ऑफ बर्म। हाइट ऑफ बर्म या पैरापेट वॉल इज इक्वल टू, हाइट ऑफ बर्म किसके इक्वल होगा? डायमीटर ऑफ व्हील ऑफ एनी व्हीकल, एनी व्हीकल। या ऐसा बताया होगा हमने आप लोग को कि हाइट ऑफ बर्म जो है वो लार्जेस्ट टायर के डायमीटर के बराबर रहेगा। तो टायर कहाँ रहता है? सिर पर नहीं रहता, चक्का में रहता है, तो व्हील लिख दिया, डायमीटर ऑफ व्हील ऑफ एनी व्हीकल और डंपर। ठीक है, हम लोग के टाइम पे अलग हिसाब था, वो उसको मत लिख दीजिए, गड़बड़ा जाएगा नहीं तो। ठीक है, हाइट ऑफ बर्म किसके बराबर होगा? डायमीटर ऑफ व्हील ऑफ एनी व्हीकल। और भी लार्जेस्ट जो टायर होगा उसका जो डायमीटर होगा उतना आपका बर्म का हाइट रहेगा। और बर्म का बेस जो है 2.5 मीटर बताए थे, याद होगा। और ये टॉप जो रहेगा बर्म का 1 मीटर रहेगा, ऐसा बताए थे वहां पर। थोड़ा देखिएगा, याद आ रहा होगा तो। ठीक है, दो छोटा छोटा और क्वेश्चन बचा, इसको खत्म कर देंगे तो एनसीएल माइनिंग सदर 2018 का खत्म। ईसीएल की तरफ चलेंगे। अब सर्वेयर डिप्लॉय होता है माइन में काहे के लिए? प्लान बनाने के लिए, खत्म बात। और मेन यूज ऑफ कोल क्या है? जूनियर वॉरमैन 2018 में बहुत सा हम बताए थे, लंबा चौड़ा। मेन यूज है इंडिया में पावर जनरेशन के लिए कोल का। मेन यूज ऑफ कोल इन इंडिया इज टू जनरेट पावर। ठीक है, बहुत सारा यूज बताए थे। ठीक है, उसमें से ये बताए थे कि ये मेन यूज है। तो जूनियर वॉरमैन 2018 का क्वेश्चन पेपर इसलिए पहले देखिए बढ़िया से, तब माइनिंग सदर 2018 देखिए, उसके बाद ईसीएल पे बढ़िए, ताकि सीक्वेंस में चलेगा। और बाकी जो भी एनसीएल एमसीएल के लिए हम भेज रहे हैं मटेरियल, और जो ग्रुप क्या बोलते हैं आपके प्लेलिस्ट में भेज रहे हैं, साथ साथ में कुछ मटेरियल हम अपने एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग ओपन कास्ट में डाल दे रहे हैं, उसको भी देखिए। ठीक है।